एवरीवन, स्वागत है आपका चंद्राज लर्निंग हब में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रिपोजिशंस लेकर आई हूँ जो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स को। ये मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 प्रिपोजिशंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑन, एट, ओवर, अबव एंड अपॉन। ये पांचों ही प्रिपोजिशंस ऐसे प्रिपोजिशंस हैं जिनका मीनिंग सेम है। हिंदी में अगर हम बात करें तो इन पांचों प्रिपोजिशंस का हिंदी में अर्थ सेम निकल के आता है। और हिंदी में क्या अर्थ इनका होता है? पर या ऊपर। बट अगर हम इनके यूज़ की बात करें तो इन पांचों ही प्रिपोजिशंस के यूज़ अलग अलग होते हैं। मतलब इनको इनके लॉजिक के हिसाब से यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ हम ऑन लगा रहे हैं वहाँ हम एट का भी यूज़ कर सकते हैं, या जहाँ हम अपॉन लगा रहे हैं वहाँ हम अवर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, वहीं हम ओवर का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो इसी बात पे आज हम डिस्कशन करेंगे कि हाँ भाई, ये पांचों प्रिपोजिशंस जो हमको दिखने में सेम लगते हैं इनके अर्थ की वजह से, तो उनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं लेती हूँ ऑन को। ऑन का, जैसे कि आप लोग भी जानते ही हैं कि ऑन का भी हर अर्थ हिंदी में पर या ऊपर ही निकल कर आता है। जैसे अगर हम बोलें कि हाँ भाई, ये पेन, यह पेन इस बुक के ऊपर रखा है, तो यहाँ पे भी ऊपर वर्ड का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर या ऊपर ही आ रहा है। तो ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हम हिंदी में जब हम सेंटेंसों का हिंदी में जब हम सेंटेंसों को बोलते हैं तो वहाँ पर या ऊपर वर्ड हमारा उन सेंटेंस में यूज़ होता है। तो वहाँ स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे पर या ऊपर है, तो हमें कौन सा प्रिपोजिशंस यहाँ पे लगाना चाहिए। तो हम ऑन की बात कर रहे थे, तो आ जाइए ऑन की तरफ। तो अगर हम ऑन की बात करें तो बेसिकली ऑन कहाँ यूज़ होता है? प्लेस के सेंस में। ऑन इज़ यूज फॉर अ सरफेस। ऑन बेसिकली एक सरफेस के लिए यूज़ होता है। सरफेस मतलब आप किसी भी चीज़ के बाहरी भाग कह सकते हैं, ऊपरी हिस्सा कह सकते हैं, कोई भी टॉप सरफेस कह सकते हैं आप। किसी भी चीज़ का कोई भी हिस्सा जब किसी दूसरे चीज़ से टच करता है तो वहाँ हम ऑन का यूज़ करते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल पढ़कर आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। एक बुक मेज पर रखी है। तो एक टेबल है, टेबल पर एक किताब रखी है, तो किताब जो है वो टेबल की सतह को टच कर रही है, उसको वो छू रही है। तो किताब जो है वो टेबल की सतह को टच कर रही है। अगर हम बोलें कि एक किताब मेज के ऊपर रखी है, तो यहाँ पे भी हिंदी में ऊपर शब्द आ गया, और उस ऊपर के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ऑन का इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे क्योंकि किताब जो है वो टेबल की सरफेस को, उसकी सतह को टच कर रही है, छू रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पेस्ट दिस पिक्चर ऑन योर फ्रिज। मतलब ये इस पिक्चर को आप अपने फ्रिज के ऊपर चिपका दीजिए। फ्रिज के ऊपर, यहाँ पे भी हिंदी में ऊपर का अर्थ, यहाँ पे भी हिंदी में ऊपर शब्द यूज़ हुआ है, और ऊपर के लिए हम ऑन लगाएंगे क्योंकि फ्रिज के सरफेस की बात हो रही है। यहाँ पे फ्रिज के ऊपर आप चिपका दीजिए। अगर आप फ्रिज के ऊपर भी कुछ रख सकते हैं, या अगर हम फ्रिज के ऊपर जहाँ पे हम लोग पिक्चर्स पेस्ट करते हैं, अगर आप वहाँ कुछ पेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे भी अब आप ऑन का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो फ्रिज की बाहरी सतह है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ले लीजिए। आई हैव पुट बटर ऑन द टोस्ट। मैंने टोस्ट के ऊपर बटर लगा दिया। तो यहाँ पे भी ऊपर हिंदी में आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम ऊपर की जगह ऑन ही यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम टोस्ट की बाहरी सतह पे, टोस्ट के ऊपर हमने बटर लगाया है। टोस्ट के सरफेस को टच करके उसके ऊपर हमने बटर लगाया है। चलिए एक एग्जाम्पल, हम लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हैव यू रिटन योर नेम ऑन द कवर ऑफ दिस बुक। क्या आपने इस बुक के कवर पर अपना नाम लिखा है? तो अगर हम यहाँ कवर पे, हिंदी में यहाँ पे या पर वर्ड का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम ऑन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम
कवर, बुक का जो कवर है उसको टच कर रहे हैं, उसके सरफेस को हम टच कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। तो जाहिर है आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऑन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के सरफेस को, उसकी सतह को टच करती है, छूती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम एट पर। नेक्स्ट आया हमारा एट प्रपोजिशन। एट का मतलब भी हिंदी में अगर हम प्लेस की, स्थान की बात करें तो एट का मतलब भी पर या ऊपर ही आता है, या आप पे भी बोल सकते हैं, कभी कभी पे भी लिखा हुआ होता है। तो आप देख लीजिए एट इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक प्लेस। अगर हम स्थान की बात करें तो एट हमेशा एक स्पेसिफिक स्थान की लिए यूज़ होता है, स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज़ होता है। कैसे, किस सेंस में यूज़ होता है? देखिए एग्जाम्पल, लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एम वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन। एग्जैक्ट प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस मतलब मैं आपका स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा हूँ। कहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ? स्टेशन पे। तो ये आपका एक एग्जैक्ट प्लेस बता रहा है। और अगर हम हिंदी में बात करें, हिंदी में इस सेंटेंस को बोलेंगे तो मैं आपका स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा हूँ, स्टेशन पे इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये पर या पे दोनों ही वर्ड इस हिंदी में सेंटेंस में आ रहे हैं, तो इसमें इंग्लिश में हम एट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए। ही इज़ स्टैंडिंग एट द गेट। वह गेट पर खड़ा हुआ है। यहाँ पे भी हिंदी में पर वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, और पर के लिए यहाँ हम एट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक प्लेस पता है कि हाँ भाई वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, वो गेट पर खड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ही लिव्स एट 34K हंट स्ट्रीट। वह कहाँ रहता है? वह 34K हंट स्ट्रीट पर रहता है। मतलब यहाँ एक एग्जैक्ट एड्रेस दिया हुआ है कि हाँ भाई वो हमें एग्जैक्ट एड्रेस उसका पता है कि वो 34K हंट स्ट्रीट पर रहता है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे ये हमें 34 ये जो वर्ड है ये नहीं पता होता तो यहाँ पर हम एट का यूज़ नहीं करते, तब हम यहाँ पे ऑन का यूज़ करते। और क्यों करते वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी इज़ एट रीताज हाउस। मतलब वो रीता के घर पर है। यहाँ पे भी हम बात करें तो हिंदी में यहाँ पर भी पर वर्ड का यूज़ हुआ है या पे वर्ड का यूज़ हुआ है, और यहाँ हम उसके लिए एट का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ हमको एक एग्जैक्ट जगह पता है कि वो कहाँ है, वो रीता के घर पे है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारा आया अपॉन। आपको अपॉन से पहले ऐट का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि ऐट हम हमेशा वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कहीं स्पेसिफिक जगह की, स्पेसिफिक प्लेस की, स्थान की बात हो रही होती है। चलिए अपॉन। अपॉन का भी हिंदी में वही सेम मीनिंग निकल के आता है, पर या ऊपर, लेकिन इसका यूज़ डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कहाँ, सडन एक्शन ऑन समवन और समथिंग। मतलब जब कहीं पे किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई सडन एक्शन होता है तो वहाँ पर हम अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम एक सेंटेंस बोलें कि एक कुत्ता मेरे ऊपर आकर कूदा। एक कुत्ता मेरे ऊपर, यहाँ पे भी ऊपर वर्ड का यूज़ हुआ है, हिंदी में ऊपर शब्द आया है, तो उसकी इंग्लिश हम यहाँ पे अपॉन लगाएंगे। और अपॉन क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब अचानक से कोई एक्शन होता है किसी चीज़ के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर तो वहाँ हम अपॉन लगाते हैं कि द डॉग, कुत्ता मेरे ऊपर कूदा। द डॉग जम्प्ड अपॉन मी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ही जम्प्ड अपॉन द विंडो। वो विंडो पर कूदा। मतलब कोई भी कहीं से अगर कूद रहा है, किसी ने कहीं से छलांग लगाई है तो वो सडन ही रिएक्शन होता है। तो ऐसे सडन एक्शन के लिए हम हमेशा अपॉन का यूज़ करते हैं। ऑन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, यहाँ पे अपॉन का इस्तेमाल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अवब की तरफ। तो नेक्स्ट आ गया अवब। अवब का मतलब भी हिंदी में पर या ऊपर ही होता है। इसका यूज़ हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो अवब आप बेसिकली यूज़ किया जाता है हायर पोजीशन के लिए, या हायर देन, मतलब कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के ऊपर होती है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है नो मूवमेंट। मतलब अवब हम मेनली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ मूवमेंट नहीं होता। कोई भी चीज़ अगर किसी भी चीज़ के ऊपर है
और वहाँ मूवमेंट नहीं हो रहा, वो चीज़ अगर स्थिर है, स्टिल है एक जगह, तो वहाँ पे हम अवर्ब का यूज़ करते हैं। आइए चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल अवर्ब का। द फैन इज मूविंग अबव माई हेड। पंखा मेरे सर के ऊपर चल रहा है। मतलब जो फैन है वो मेरे सर के ऊपर चल रहा है। मेरे सर के ऊपर एक फ़ैन है कमरे में और वो चल रहा है। बट फैन जो है वो अपनी जगह स्टिल है, स्थिर है एक जगह, और ऊपर भी है। फैन में और मेरे सर में काफ़ी डिफरेंस है, मतलब मेरे सर से ऊंचा है और एक जगह स्थिर है। तो ऐसी जगह पे हम लोग अवर्ब का यूज़ करते हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ एक दूसरी चीज़ के ऊपर है बट वहाँ मूवमेंट नहीं होता, वो चीज़ हमेशा स्थिर रहती है, तो वहाँ पे हम लोग अवर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। देयर इज़ अ पिक्चर अबव द बेड। मतलब एक बेड है और बेड के ऊपर एक फ़ोटो टंगा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, बेड के ऊपर एक पिक्चर है। तो बेड के ऊपर मतलब अगर वॉल पे बेड के पीछे दीवार है और दीवार पे एक फ़ोटो लगा हुआ है जस्ट बेड के ऊपर, तो हम वहाँ पे ऑन द बेड नहीं बोलेंगे। ऑन द बेड का मतलब अगर हम यहाँ पे अवर्ब की जगह ऑन लगा देंगे तो ऑन मतलब वो फ़ोटो बेड के ऊपर रखा हुआ है, बट नहीं, वो पिक्चर जो है वो दीवार पर टंगा हुआ है। तो अगर हम दीवार की बात करेंगे, इसमें यहाँ पे मैं वॉल लिखना भूल गई हूँ, सॉरी, इस सेंटेंस में वॉल भी आएगा। तो यहाँ पे उसका सेंस क्या हो जाएगा, अबव द बेड। यहाँ पे अबव द बेड आएगा, ऑन द बेड नहीं आएगा। कि हाँ, जो दीवार, जो बेड है, बेड के पीछे जो दीवार है, उस दीवार पर एक फ़ोटो लगा हुआ है जस्ट बेड के ऊपर। तो यहाँ पे जो पिक्चर है वो बेड से टच नहीं कर रहा है बट उसके ऊपर है और उस फोटो का मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम वहाँ पे अवर्ब यूज़ करेंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट आ जाइए आप ओवर की तरफ। अगर ओवर की बात करें तो ओवर का भी हिंदी में वही मीनिंग निकल कर आता है, पर या ऊपर, इसका अर्थ भी वही है। और इंग्लिश में हम बात करें तो ये भी अवर्ब की तरह, हाँ, ओवर भी हायर दैन के लिए यूज़ होता है कि कोई चीज़ जब किसी चीज़ से ऊपर होती है। बट इसमें क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे मूवमेंट होता है बट अवर्ब में मूवमेंट नहीं होता। चलिए आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ बर्ड पास्ड ओवर माई हेड। जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है बट ऊपर से होकर पास हो जाती है, तो वहाँ पे हम बेसिकली ओवर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मूवमेंट होता है, इसलिए जहाँ मूवमेंट होता है वहाँ हम ओवर लगाते हैं। जहाँ मूवमेंट नहीं होता और कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है वहाँ हम अवर्ब यूज़ करते हैं, है ना। तो देखिए, लाइक अ बर्ड पास्ड ओवर माई हेड। एक चिड़िया मेरे सर के ऊपर से होकर गुजरी, मेरे सर से पास होकर गई। तो एक चिड़िया मेरे सर के ऊपर आई थी और मेरे सर के ऊपर से होकर दूसरी तरफ निकल गई। अगर वो मेरे सर के ऊपर ही एक जगह स्थिर रहती, बट ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि अगर वो मेरे सर के ऊपर आकर बैठ जाती तो हम यहाँ ऑन का यूज़ करते। बट अगर वो मेरे सर के ऊपर बैठती नहीं और मेरे सर के ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके वहीं मतलब हवा में रहती, ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मुझे एग्जांपल देना पड़ रहा है कि अगर वो सर के ऊपर ही वहीं मेरे थोड़ा सा ऊपर हवा में टंगी रहती तो हाँ जी, हम वहाँ अवर्ब का यूज़ करते। बट हाँ, अ बर्ड पास, वो मेरे सर के ऊपर से होकर निकल गई, तो इसलिए हम यहाँ पे ओवर का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एन एरोप्लेन फ्ल्यू ओवर माई बिल्डिंग। एक एरोप्लेन मेरी बिल्डिंग के ऊपर से होकर निकल गया, मेरी बिल्डिंग के ऊपर से उड़ गया। तो एक एरोप्लेन जो है उसने भी मेरी बिल्डिंग को फ्ल्यू, मतलब वो मेरी बिल्डिंग को उसने क्रॉस किया, मेरी बिल्डिंग के ऊपर से उड़ा। तो यहाँ पे भी हम ओवर का यूज़ करेंगे क्योंकि वो एरोप्लेन जो है वो मेरी बिल्डिंग के ऊपर से होकर निकल गया, वो वहाँ पे अभी है नहीं। अगर है तो उसके लिए भी सेम वही बर्ड वाला प्रोसेस होगा, ठीक है। बट एरोप्लेन जो है वो मेरी बिल्डिंग के ऊपर से होकर निकल गया, तो इसलिए हम यहाँ पे ओवर का यूज़ करेंगे। ओके, ओवर का फ्रेंड्स, ओवर का यूज़ एक और भी सेंस में आता है, टू कवर अप, मतलब किसी भी चीज़ को ढांकने के लिए। देखिए एग्जाम्पल आप देख लीजिए तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। किसी भी चीज़ को कवर अप करने के लिए भी हम ओवर का यूज़ करते हैं कि ये ब्लैंकेट जो है वो बेबी के ऊपर
डाल दो, बेबी को ब्लैंकेट उड़ा दो। तो ब्लैंकेट जो है वो हमने अच्छी तरीके से बेबी को उड़ा दिया है, बेबी को उस ब्लैंकेट से हमने ढक दिया है, उसको हमने कवर कर दिया है। इसलिए हमने यहाँ पे ओवर का यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पोर द क्रीम ओवर द केक, मतलब केक के ऊपर क्रीम डाल दो। अगर हम बात करें क्रीम की तो जब हम क्रीम को केक के ऊपर डालेंगे तो वो पूरा केक को कवर कर लेगा। तो इस सेंस में भी यहाँ पे ओवर ही आएगा, क्योंकि क्रीम ने केक को पूरा कवर कर लिया है, और किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। चलिए, तो मुझे बताइए आपको ये पांचों प्रीपोजिशंस कैसे लगे। देखिए, ये पांचों प्रीपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं। अगर आप में से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या नहीं भी कर रहे हैं, आप कहीं अपना अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये पांचों प्रीपोजिशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये कन्फ्यूजिंग भी बहुत है, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। ये छोटे छोटे से इसमें डिफरेंसेस हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, और ये आते ज़रूर हैं एग्ज़ाम्स में। अगर मैं बात करूँ तो ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस वाले, छोटे छोटे से मिस्टेक वाले प्रीपोजिशंस आपको कॉमन एरर्स में बहुत दिए जाते हैं, इसलिए इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको इन पांचों प्रीपोजिशंस में डिफरेंस समझ में आए।